यह कहानी है माधवपुर गांव के एक सीधे साधे और बेहद मेहनती इंसान रघुनाथ जी की। रघुनाथ जी ने अपना पूरा जीवन मिट्टी, ईंट और गारे के बीच बिता दिया था। वे गांव के एक साधारण राजमिस्त्री और किसान थे, जिनके हाथों में फावड़ा और करनी पकड़ने के कारण कठोर गट्ठे पड़ गए थे। लेकिन उन कठोर हाथों में अपने इकलौते बेटे अनिरुद्ध के लिए दुनिया भर का मखमली प्यार छिपा था। रघुनाथ जी ने अपनी जवानी की हर एक इच्छा को मारकर, अपना पसीना बहाकर और यहाँ तक कि अपनी पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर अनिरुद्ध को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में वास्तुकार, आर्किटेक्ट बनने की पढ़ाई के लिए भेजा था। उनका बस एक ही सपना था कि उनका बेटा उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां तक रघुनाथ जी खुद कभी देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाए थे। समय का पहिया घूमा और अनिरुद्ध ने अपने पिता के सपनों को सच कर दिखाया। वह शहर की एक बहुत बड़ी निर्माण कंपनी में मुख्य वास्तुकार बन गया। उसकी शादी भी शहर की ही एक बहुत आधुनिक और अमीर परिवार की लड़की कविता से हो गई। शादी के कुछ सालों बाद जब रघुनाथ जी की पत्नी का देहांत हो गया, तो वे गांव के उस बड़े से कच्चे घर में बिल्कुल अकेले पड़ गए। उम्र और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया था। यह देखकर पड़ोसियों ने अनिरुद्ध को खत लिखा, जिसके बाद अनिरुद्ध अनमने मन से अपने पिता को अपने साथ शहर ले आया। रघुनाथ जी जब अपने लोहे के पुराने बक्से, एक बोरी देसी चावल और घर के बने आम के अचार के साथ अनिरुद्ध के आलीशान और वातानुकूलित एसी घर में पहुंचे, तो वहां का माहौल एकदम बदल गया। घर की चमक दमक देखकर रघुनाथ जी की आंखें चंधिया गई थी, लेकिन कविता की आंखों में अपने ससुर के लिए सम्मान की जगह एक अजीब सी चिढ़ थी। रघुनाथ जी का पहनावा बहुत साधारण था। वे सूती धोती और खादी का कुर्ता पहनते थे। उनके बात करने के तरीके से गांव की ठेठ बोली झलकती थी और उन्हें शहर के तौर तरीकों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। पहले ही दिन जब रघुनाथ जी जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे, तो कविता ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, अनिरुद्ध, क्या आप इन्हें डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खिला सकते? हमारे घर में काम करने वाले नौकर भी इस तरह से जमीन पर बैठकर नहीं खाते। मुझे बहुत घिन आती है जब ये ऐसे हाथ सान कर खाते हैं। घर में कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? अनिरुद्ध ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने पिता से कठोर स्वर में कहा, पिताजी, यह शहर है, यहाँ सलीके से रहना पड़ता है। आप कब अपना यह गंवारों वाला तरीका छोड़ेंगे? यहाँ की जीवन शैली गांव जैसी नहीं है। आपको हमारे हिसाब से ढलना होगा। रघुनाथ जी का निवाला गले में ही अटक गया। उनके कानों में गंवार शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर गया था। जिस बेटे को उन्होंने अपने हाथों से निवाले खिलाए थे, आज वही बेटा उन्हें खाना खाने का सलीका सिखा रहा था। उन्होंने चुपचाप अपने हाथ धोए और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। उस रात उन्होंने सिर्फ पानी पीकर अपनी भूख मिटाई। दिन बीतते गए और रघुनाथ जी का उस घर में रहना एक अनचाहे बोझ की तरह हो गया। कविता हर छोटी बात पर उन्हें टोकती, उनके खांसने से लेकर उनके चलने तक पर ऐतराज जताया जाने लगा। एक दिन अनिरुद्ध की कंपनी को एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल हुआ। इस खुशी में अनिरुद्ध और कविता ने घर पर एक बहुत बड़ी दावत पार्टी रखी, जिसमें शहर के बड़े बड़े अधिकारी, व्यवसायी और विदेशी मेहमान आने वाले थे। घर को शानदार तरीके से सजाया गया था। शाम को जब रघुनाथ जी अपने साधारण कपड़ों में बाहर कमरे की तरफ आए, तो अनिरुद्ध ने उन्हें रोक लिया। पिताजी, आज घर पर मेरे बहुत बड़े बड़े लोग और विदेशी मेहमान आ रहे हैं। आप कृपया अपने कमरे में ही रहिएगा। बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध ने झिझकते हुए लेकिन साफ शब्दों में कहा। रघुनाथ जी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं तो बस एक कोने में बैठकर तुम्हारी तरक्की की खुशी देख लेता। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। कविता ने बीच में ही बात काटते हुए तीखे स्वर में कहा, बाबूजी, आप समझेंगे नहीं। वो लोग बहुत पढ़े लिखे और ऊंचे दर्जे के हैं। आपका यह देहाती पहनावा और आपका यह गंवारपन हमारे रुतबे को कम कर देगा। लोग क्या सोचेंगे कि इतने बड़े वास्तुकार के पिता ऐसे दिखते हैं। इसलिए आप अंदर ही रहें और जब तक मेहमान ना चले जाएं, बाहर ना निकलें। रघुनाथ जी ने बिना कोई विरोध किए धीरे से अपना सिर हिलाया और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस रात बाहर बजने वाले संगीत की तेज आवाज भी रघुनाथ जी की सिसकियों को नहीं दबा पाई।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस बेटे को समाज में सिर उठाकर चलने के काबिल बनाया, आज उसी बेटे ने उन्हें समाज की नजरों से छुपा दिया था। उनका हृदय छलनी हो गया था, लेकिन एक पिता का दिल कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकता। वे अपने आंसुओं को पीकर खामोश हो गए। कुछ महीने बाद अनिरुद्ध की कंपनी को एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्माण कार्य मिला। यह शहर के बाहर बने एक 300 साल पुराने सूर्य महल के जीर्णोद्धार रेनोवेशन का काम था। सरकार और पुरातत्व विभाग हेरिटेज कमेटी की सख्त हिदायत थी कि महल के मुख्य ढांचे और उनके ऐतिहासिक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। अनिरुद्ध इस परियोजना का मुख्य वास्तुकार था। यह परियोजना अनिरुद्ध के करियर को आसमान की बुलंदियों पर ले जा सकती थी। लेकिन काम शुरू होते ही एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई। महल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन गुंबद था, जिसकी नींव कमजोर पड़ रही थी। अनिरुद्ध और उसकी टीम ने आधुनिक सॉफ्टवेयर और विदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके कई नक्शे बनाए, लेकिन हर बार कंप्यूटर यही बताता कि अगर इस गुंबद को आधुनिक लोहे के खंभों का सहारा नहीं दिया गया तो यह ढह जाएगा। लेकिन पुरातत्व विभाग ने लोहे या सीमेंट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। दिन रात एक करने के बावजूद अनिरुद्ध की पूरी टीम कोई उपाय नहीं निकाल पा रही थी। समय सीमा खत्म हो रही थी। कंपनी के मालिक श्रीमान माथुर ने एक दिन अनिरुद्ध को अपने केबिन में बुलाकर सख्त चेतावनी दी। अनिरुद्ध, अगर तुमने इस गुंबद का कोई उपाय नहीं निकाला तो हमारी कंपनी सरकार की नजरों में ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। हमारा करोड़ों का नुकसान होगा। और याद रखना, इस पूरी विफलता की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हें न सिर्फ अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि हर जाने के रूप में तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है और तुम्हारा घर तक नीलाम हो जाएगा। यह सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा करियर, उसका आलीशान घर, उसका रुतबा, सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला था। वह भारी मन और गहरी हताशा के साथ घर लौटा। रात के 2 बज चुके थे। कविता सो रही थी, लेकिन अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठा महल के बड़े बड़े नक्शों और कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था। वह अपने बालों को नोच रहा था और उसकी आंखों से निराशा के आंसू बह रहे थे। तभी रघुनाथ जी को प्यास लगी और वे पानी लेने के लिए बाहर आए। उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध के कमरे की बत्ती जल रही है और वह बुरी तरह परेशान है। एक पिता का दिल अपने बच्चे की तकलीफ देखकर कभी शांत नहीं रह सकता। वे धीरे से कमरे के अंदर गए और अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है बेटा? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तू बहुत परेशान है। तेरे चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। क्या ऑफिस में कोई परेशानी है? रघुनाथ जी ने ममता भरे स्वर में पूछा। अनिरुद्ध ने खींचते हुए और अपना सिर पकड़ते हुए कहा, पिताजी, आप रहने दीजिए। मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। आप इन नक्शों को और इस आधुनिक इंजीनियरिंग को नहीं समझेंगे। यह कोई गांव की मिट्टी का घर नहीं है जिसे आप अपनी करनी वसूली से ठीक कर देंगे। मैं बर्बाद होने वाला हूँ पिताजी। मेरा सब कुछ छीनने वाला है। रघुनाथ जी को अनिरुद्ध के कड़वे शब्द चुभे, लेकिन बेटे की बर्बादी की बात सुनकर वे घबरा गए। उन्होंने मेज पर रखे उस बड़े से नक्शे की तरफ देखा, जिसमें उस गुंबद का चित्र बना हुआ था। उन्होंने अपनी पुरानी और धुंधली आंखों से उस ढांचे को ध्यान से देखा और फिर बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज में बोले, बेटा, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर तो नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारे इस कंप्यूटर के बारे में कुछ पता है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी इमारतों को बनते देखा है। यह जो गुंबद तू देख रहा है ना, इसे पुरानी भाषा में डांट का गुंबद कहते हैं। अनिरुद्ध ने हैरानी से अपना सिर उठाया और अपने पिता की तरफ देखा। रघुनाथ जी ने नक्शे पर अपनी उंगली रखते हुए आगे कहा, तुम लोग इस भारी छत को खंभों के सहारे रोकने की कोशिश कर रहे हो, जो गलत है। पुराने जमाने में जब लोहा और सीमेंट नहीं होता था, तो हमारे बुजुर्ग पत्थरों को इस तरह से तराशते थे कि वे एक दूसरे में फंस जाए। इसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। तुम अगर इस गुंबद के बीचों बीच एक खास आकार का पत्थर, जिसे हम चाबी का पत्थर, की स्टोन कहते हैं, सही कोण पर लगा दो और उसे जोड़ने के लिए चूना, सुर्खी, गुड़ और बेलगिरी के पानी का लेप इस्तेमाल करो, तो यह छत बिना किसी लोहे के खंभे के अगले 100 सालों तक अपनी जगह से नहीं हिलेगी। पत्थरों का अपना भार ही उन्हें गिरने नहीं देगा। अनिरुद्ध एक झटके में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। रघुनाथ जी ने जो बात बताई थी, वह आधुनिक इंजीनियरिंग की किताबों में कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। वह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का वह अमूल्य ज्ञान था, जो पीढ़ियों से एक राजमिस्त्री से दूसरे राजमिस्त्री तक पहुंचता था।
अनिरुद्ध ने तुरंत अपने सॉफ्टवेयर में उन मापदंडों और उस पुराने चाबी के पत्थर के सिद्धांत को डालकर देखा। जैसे ही उसने वो बदलाव किए, कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनी हरे रंग में बदल गई। सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया कि ढांचे का संतुलन एकदम सटीक बैठ गया था और अब इसे ढहने का कोई खतरा नहीं था। बिना लोहे और बिना सीमेंट के, केवल पत्थरों के आपसी दबाव और प्राचीन लेप से वो गुंबद हमेशा के लिए सुरक्षित हो सकता था। अनिरुद्ध की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने मुड़कर अपने पिता की तरफ देखा, जो अभी भी उसी शांत भाव से खड़े थे। अनिरुद्ध का सारा अहंकार, उसकी आधुनिक शिक्षा का घमंड और उसकी खोखली जीवन शैली की हकीकत एक पल में चकनाचूर हो गई थी। अगले दिन अनिरुद्ध ने अपनी पूरी टीम और पुरातत्व विभाग के सामने इस नए और असल में बेहद पुराने डिजाइन को पेश किया। जब विशेषज्ञों ने उस नक्शे और उस पारंपरिक तकनीक को देखा, तो वे दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। सरकार ने तुरंत उस नक्शे को मंजूरी दे दी। कंपनी के मालिक श्रीमान माथुर ने खड़े होकर अनिरुद्ध के लिए तालियां बजाई। अद्भुत अनिरुद्ध, यह विचार तो किसी बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी वास्तुकार के दिमाग की ही उपज हो सकती है। सच बताओ, तुमने यह प्राचीन तकनीक कहाँ से सीखी? माथुर साहब ने गर्व से पूछा। अनिरुद्ध की आंखें नम हो गई। उसने सबके सामने रुंधे हुए गले से कहा, सर, यह ज्ञान मेरी किसी आधुनिक किताब या विदेशी यूनिवर्सिटी का नहीं है। यह मेरे उस पिता का ज्ञान है जिन्हें मैंने हमेशा अनपढ़ समझा। यह मेरे राजमिस्त्री पिता का तजुर्बा है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी और पत्थरों को दी है। उस शाम जब अनिरुद्ध घर लौटा, तो वह सीधा अपने पिता के कमरे में गया। रघुनाथ जी फर्श पर बैठकर रामचरितमानस पढ़ रहे थे। अनिरुद्ध उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर कविता भी भागती हुई कमरे में आई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अनिरुद्ध रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, मैं दुनिया की नजरों में तो बहुत बड़ा और पढ़ा लिखा वास्तुकार बन गया, लेकिन इंसानियत और समझदारी की नजरों में मैं एक बिल्कुल ही अनपढ़ और गंवार बेटा निकला। जिस पिता को मैं अपनी महफिलों में दुनिया से छुपाता था, जिन्हें मैं गंवार कहता था, आज उन्हीं के ज्ञान ने मुझे सड़क पर आने से बचा लिया। मेरी सारी डिग्रियां आपके इस तजुर्बे के सामने कागज के बेकार टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। कविता को भी जब अनिरुद्ध ने सारी बात बताई, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने उस बर्ताव पर भयंकर आत्मग्लानि हुई। जब उसने रघुनाथ जी को उनके जमीन पर बैठकर खाने पर टोका था, कविता ने भी आगे बढ़कर अपने ससुर के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, मेरे अहंकार ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हम अपनी नकली आधुनिकता में इतने अंधे हो गए थे कि हमें यह समझ ही नहीं आया कि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होती, वह पेड़ कभी हरा भरा नहीं रह सकता। कृपया हमें माफ कर दीजिए, कविता रोते हुए बोली। रघुनाथ जी की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अपने दोनों कठोर हाथों से अपने बेटे और बहू को उठाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। एक पिता का हृदय इतना विशाल होता है कि वह अपने बच्चों के 100 गुनाह भी एक पल में माफ कर देता है। रो मत मेरे बच्चों, इंसान अपनी डिग्रियों से नहीं, बल्कि अपने संस्कारों और अपनी जड़ों से बड़ा होता है। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त रहते इस बात को समझ लिया। रघुनाथ जी ने अनिरुद्ध के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उस दिन के बाद से उस घर की पूरी दुनिया ही बदल गई। जो रघुनाथ जी कल तक उस घर में एक अंधेरे कमरे में कैद थे, आज वे उस घर के सबसे सम्मानित मुखिया बन गए थे। अनिरुद्ध अब अपनी किसी भी नई परियोजना को शुरू करने से पहले अपने राजमिस्त्री पिता का आशीर्वाद और उनकी सलाह जरूर लेता था। और कविता, जो कभी अपने ससुर के देहातीपन से चिढ़ती थी, अब गर्व से अपनी सहेलियों को बताती थी कि उनके घर की नींव कितनी मजबूत हाथों में सुरक्षित है। सच ही कहा गया है कि किताबें इंसान को साक्षर तो बना सकती है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान हमेशा अनुभवों की भट्ठी में तब कर ही निखरता है। कभी भी अपने माता पिता के साधारण पहनावों या उनके देहाती तौर तरीकों को देखकर उनके ज्ञान को कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जिस धूप में हमने आंखें भी नहीं खोली होती, उसी धूप में उन्होंने अपने बाल सफेद किए होते हैं।